Hello class, this is the second part of your unit 16. We have already discussed about money and now we will be discussing what is inflation, and this will lead to completion of your unit 16. So what is inflation? इन्फ्लेशन का मतलब सिंपली इन हिंदी इज़ महंगाई। साल दर साल चीज़ों की कीमतें बढ़ते जाना, चीज़ें जिसमें गुड्स भी हैं सर्विसेज भी हैं, हर चीज़ महंगी होती जाती है जिससे कि हमारे पैसे की वैल्यू कम होती जाती है। दैट्स कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। जस्ट for understanding inflation, let's say last year, just imagine 10 years ago with 2000 rupees, how many vegetables you could have bought. You could have bought this much of vegetables, alright, a lot for a month. Now with 2000 rupees you are able to buy vegetables for only 15 months. So you can see how the value of your money is reducing. Your money earlier used to buy a lot of vegetables, now it is buying lesser vegetables, and that's the value decreasing in front of your eyes. Okay, so ये किसकी वजह से होता है? This is due to inflation, because चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं. The prices of those goods or vegetables have risen up. Okay, that's why उनकी कम quantity मिलती है. Alright, it keeps on happening year after year. Now how do we measure inflation? Generally इंडिया के अंदर जो अभी पर सबसे common method of measurement of inflation है consumer price index है. Consumer price index अब सिंपली समझें, कंज्यूमर्स तो पूरी कंट्री के जितने भी लोग हैं सारे कंज्यूमर्स हैं, लेकिन इस पूरी कंट्री के लोगों को डिवाइड किया जाता है अलग अलग ग्रुप्स में सिमेट्री बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कि एक कंज्यूमर है अर्बन वर्कर्स का, एक है कंज्यूमर ग्रुप एग्रीकल्चर लेबर्स का, एक इंडस्ट्रियल वर्कर्स का है। ये ग्रुप्स किस बेस पर बनाए जाते हैं? ये ग्रुप्स बनाए जाते हैं कि भाई एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं वो एक तरह के गुड्स इस्तेमाल करते हैं, अर्बन वर्कर्स हैं वो एक ही तरह के गुड्स इस्तेमाल करते हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं वो एक तरीके के गुड्स इस्तेमाल करते हैं। ओके, मतलब कि एग्रीकल्चरल वर्कर्स हैं जनरली वो लेट्स से थ्रू आउट द कंट्री एग्रीकल्चरल वर्कर्स इस चीज़ पे पैसा खर्च करते हैं, तो वी कैन मेक अ ग्रुप ऑफ देम एंड कैलकुलेट अ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर देम, सेपरेटली फॉर अर्बन वर्कर्स, सेपरेटली फॉर फैक्ट्री वर्कर्स, और सभी का CPI कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास एक कॉमन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है जो कि पूरे देश में महंगाई किस दर से बढ़ रही है उसे बताता है। ओके, सो फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज मेड और हाउ इट इज कैलकुलेटेड, विल बी टेकिंग अ सिंगल पर्सन एंड ही इज कंज्यूमिंग थ्री ग्रुप ऑफ थिंग्स, फूड, शेल्टर एंड ही इज स्पेंडिंग ऑन हेल्थ। अपनी पूरी इनकम का 50% हिस्सा ही इज स्पेंडिंग ऑन फूड, 25% ऑन शेल्टर एंड 25% ऑन हेल्थ. Alright, let's say whatever the food items he has consumed throughout the last year, their average price was rupees 50, and average price for shelter was rupees 120, and average price for different health products was rupees 1000. Okay, the prices may not be very can say relevant, but for the sake of understanding you can have it. Alright, you can consider it. Let's consider this rupees 50 as 100%. Let's consider 120 as 100% and 1000 as 100%. Okay. Now for calculating the consumer price index of year 1995, जिस ईयर के ये प्राइसेस हैं, आपको सिर्फ इन चीज़ों का वेटेड मीन निकालना है। वेटेड मीन का मतलब 50% इंटू 100, 25% इंटू 100 एंड 25% इंटू 100. यू कैन सी बाय दिस इक्वेशन. और ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आएगा, दिस विल ऑलवेज बी 100. जिस साल से आपने ये रिकॉर्डिंग शुरू करी है, जिस साल के प्राइसेस आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये जो प्राइसेस हैं हमारे पहला साल, उसे हम बेस ईयर कहते हैं. ठीक है, बेस ईयर का CPI हमेशा 100 ही आएगा. ऑलराइट, क्योंकि उसके सारे प्राइसेस को हमने 100 माना है. ओके, अब एक साल बाद हम देखने, एक साल 1996 गुजर गया पूरा, हमने फिर देखा कि हमारे 1996 के अंदर महंगाई कितनी रही थी. हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं. उसके लिए हमें क्या चाहिएगा? जो हमारी तीन चीज़ें हैं, सॉइल, फूड, शेल्टर एंड हेल्थ, इनके प्राइसेस 1996 के अंदर क्या रहे? इसके प्राइसेस थे 51.5, 126, 1060. ओके, प्राइसेस 50 से बढ़कर 51 हो गए, 120 से बढ़कर 126, 1000 से बढ़कर हो गए 1060. तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ प्राइसेस के अंदर? फूड के अंदर 3%, शेल्टर के अंदर 5% और हेल्थ के अंदर 6% इंक्रीज हुआ. ओके, तो अगर हम 50 को 100 लिख सकते हैं तो 51.5 को 103 लिख सकते हैं, और अगर हम 120 को 100 लिख सकते हैं तो 126 को 105 लिख सकते हैं. 5% इंक्रीज है.
1000 को हम 100 लिख सकते हैं, तो 1060 को 106%, 106 लिख सकते हैं। ओके, ये इंडिसेस हैं, इनकी मतलब वैल्यूज़ जनरलाइज करने के लिए, क्योंकि अगर हम ये वाली वैल्यूज़ लेके कैलकुलेट करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कैलकुलेशन करना, इस चीज़ से सिंप्लीफाई हो जाता है कैलकुलेशन। ओके, तो CPI वेटेड मीन होगा 0.15, सेम परसेंटेज आप खर्च कर रहे हैं 1996 में भी सेम परसेंटेज ऑफ इनकम यू स्पेंट ऑन फूड, शेल्टर एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स, 50% इंटू 103.25 इंटू 105.25 इंटू 106, ये आता है आपका 104.5। तो साल 1996 के अंदर आपकी महंगाई कितनी थी, ये पता करने के लिए अब आपका CPI कैलकुलेट होता है। दिस इज फॉर्मूला फॉर CPI। ओके, करंट ईयर CPI माइनस बेस ईयर या फिर प्रीवियस ईयर CPI डिवाइडेड बाय बेस ईयर CPI। ओके, 104.25 माइनस 100 डिवाइड बाय 100 इंटू 100%, ये आ गया आपका 4.25%। मतलब ये हुआ कि साल 1996 के अंदर आपकी महंगाई 4.25% की दर से बढ़ी। ओके, इट रोज बाय 4.25%। सो दिस इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ओके, CPI 1995 का निकाला, फिर अगले साल का निकाला, फिर उन दोनों का गैप देख लिया, दैट्स ऑल। ठीक है, गैप डिवाइडेड बाय बेस ईयर इंटू 100%। ओके, ये आपको देता है रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अब बात आती है कि कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन क्या है। ओके, अब इन्फ्लेशन को सिंपली समझा जाए, ये है प्राइसेस का बढ़ना। प्राइसेस कैसे डिसाइड होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी दैट प्राइसेस डिसाइड होते हैं हमेशा डिमांड और सप्लाई के इंटरेक्शन से। यहाँ पर इंटरेक्ट किया तो ये प्राइस आ गया। ठीक है, प्राइसेस हमारे हैं डिमांड सप्लाई के इंटरेक्ट करने की वजह से OP। ओके, तो अब अगर डिमांड में चेंज होगा, अगर सप्लाई में चेंज होगा, या फिर दोनों में चेंज होगा, अनप्रोपोर्शनल चेंज होगा, लेट्स से कि डिमांड 10% बढ़ा है, सप्लाई 3% बढ़ा है ओनली, तो जो इम्बैलेंस क्रिएट होगा इसकी वजह से चेंजेस आएंगे प्राइसेस के अंदर, उसे ही हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो लेट्स से डिमांड हमारी बढ़ गई, D1 बढ़ने की वजह से डिमांड आगे शिफ्ट हो गई है, तो प्राइसेस हैव इंक्रीज टू OP था पहले, अब प्राइस हो गया OP1। तो ये जो इंक्रीज हुआ ना P1 और P के बीच की, ये जो परसेंटेज में हम अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज कॉल्ड एज रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, यही बात है सारी। तो मेजर फैक्टर्स क्या हैं प्राइस चेंज होने की रीजन है, डिमांड बढ़ना या सप्लाई बढ़ना, या डिमांड घटना या सप्लाई घटना। डिमांड और सप्लाई, जो फैक्टर्स डिमांड सप्लाई को अफेक्ट कर रहे हैं वही इन्फ्लेशन को इफेक्ट कर रहे हैं। अंडरस्टूड। अब डिमांड को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं और सप्लाई को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर, विल बी गेटिंग टू इट। ओके, वो मेन चीज़ें हैं। ये फैक्टर्स चेंज होंगे, डिमांड बदलेगी, सप्लाई बदलेगी, इम्बैलेंस होगा, प्राइसेस बदलेंगे, इन्फ्लेशन होगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से डिमांड इंक्रीजिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं। ये D1 कब कब होता है, इंक्रीज मनी सप्लाई, बैंकों ने सस्ता कर्ज देना शुरू कर दिया। अर्लियर दे यूज्ड टू सप्लाई loans for 8%, 9%, 10%. Now let's say they have a lot of money and nobody is taking loan from them, तो उन्होंने अपने सारे के सारे लोन सस्ते कर दिए। They are giving you out loan at 4%, 2%, 3%, 1%. So everybody will go into the market and take a loan from the bank. They will take a loan from the bank, buy different stuff because they have a lot of money. So इस तरह से जब बहुत सारे लोग लोन लेने के लिए पहुंच जाएंगे बैंक के पास और फिर मार्केट में जाएंगे वो पैसा लेकर, तो मार्केट में काफ़ी सारे लोग हो गए, लेकिन सप्लाई तो चीज़ों की लिमिटेड है। ठीक है, तो डिमांड बढ़ गई सारी चीज़ों की, सप्लाई सेम टू सेम है, तो क्या होगा, प्राइसेस बढ़ेंगे। ओके, तो इंक्रीज मनी सप्लाई, दैट इज इजी मनी मिलना, लोगों को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोगों को पैसा मिलना। दूसरा है इंक्रीज डिस्पोजेबल इनकम। मान लीजिए कि आपकी क्लास में जितने लोग हैं उन सभी का पैकेज 10 लाख रुपए पर ईयर है। ठीक है, अर्लियर आप सब के सब लोग 25% टैक्स देते थे, 2.5 लाख रुपए साल का टैक्स देते थे, तो आपके पास खर्च करने लायक इनकम क्या बची, डिस्पोजेबल इनकम क्या बची, 7.5 लाख। ओके, अब मान लीजिए द गवर्नमेंट हैज चेंज द टैक्सेशन रूल्स एंड दे हैव रिड्यूस्ड द टैक्स टू 10%, तो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम हर आदमी के पास बची 9 लाख रुपए, 1.5 लाख एक्स्ट्रा इनकम विद ईच ऑफ यू टू स्पेंड इन द मार्केट। ओके,
तो आपके पास ज़्यादा पैसा है, आप मार्केट में जाएंगे, आपकी डिमांड बढ़ेगी। ओके, डिमांड, टोटल डिमांड इन द मार्केट विल इंक्रीज, लेकिन सप्लाई ऑफ द गुड्स इज सेम। सप्लाई बढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है। ओके, सप्लाई जनरली ये नहीं है कि एकदम से बढ़ जाती है। इट टेक्स टाइम टू सेट अप फैक्ट्रीज एंड प्रोड्यूस गुड्स। ओके, तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ेंगे। सेम अगेन, वेजेस बढ़ना, लोगों की सैलरी बढ़ना डिमांड बढ़ाता है, लोगों की मेहनताना बढ़ना डिमांड बढ़ाता है। अलाउंसेस, जैसे कि समबडी इज प्राइवेट एम्प्लॉय और गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो ट्रैवलिंग अलाउंसेस होते हैं, डियरनेस अलाउंसेस होते हैं, मेडिकल अलाउंसेस होते हैं, हाउस रेंट अलाउंसेस होते हैं, इनकी वैल्यू अगर बढ़ जाती है, लेट्स से 10,000 रुपये हाउस रेंट अलाउंस था, अब वो बढ़ के 25,000 रुपये हो गया, लेकिन मेरा किराया कोई ज़्यादा नहीं बढ़ा है, तो मेरे पास 10-15,000 रुपये फालतू के जो बच रहे हैं, तो आई विल बी स्पेंडिंग देम इन द मार्केट। मैं डिमांड मेरी बढ़ जाएगी और सप्लाई उतनी है, तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे। इंक्रीज पॉपुलेशन। ओके, इंक्रीज पॉपुलेशन की वजह से फूड की डिमांड हमेशा बढ़ती है, डी से D1 पे पहुंच जाएगी, सप्लाई एकदम से बढ़ नहीं सकती है। ओके, इंक्रीज स्पेंडिंग, लेट्स से हमारे देश के लोग सडनली दे हैव स्टार्टेड स्पेंडिंग मेजर पार्ट ऑफ देयर इनकम, मतलब वो 60% स्पेंड करते थे, 40% सेव करते थे। नाउ ड्यू टू सम रीजन, चेंज फैशन और समथिंग, लेट्स से द गवर्नमेंट हैज सडनली, लोग पहले 50% सेव करते थे और 50% स्पेंड करते थे। ओके, they used to save 50%. Now the government has made the education free. Now government has made the healthcare completely free and world class. Okay, so the people don't need to worry about their children. They can spend a lot of money. Now they'll be keeping 25% with them and spending 75% with them. So उनका disposable income 25% से एकदम बढ़ जाता है। ओके, तो क्या होगा? तो डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई एकदम से बढ़ नहीं सकता है, तो एक बार प्राइसेस जरूर बढ़ेगी। ओके, दिस इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। इंक्रीज एक्सपोर्ट्स, लेट्स से बासमती की सप्लाई हमारी हरियाणा की ये है SS। ओके, और एक साल पहले बासमती की डिमांड थी 2019 में DD। ओके, अलग अलग कंट्रीज को भी हम एक्सपोर्ट करते थे, तो बासमती जो यहाँ प्रोड्यूस होती है, इट सेटिस्फाइज द डिमांड ऑफ डोमेस्टिक कंज्यूमर्स एंड फॉरेन कंज्यूमर्स। ओके, सडनली कोई नया देश आ गया है एंड दे ऑल्सो वांट अवर बासमती राइस, तो क्या होगा? डिमांड, टोटल डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन सप्लाई तो एकदम से नहीं बढ़ी है। एरिया अंडर राइस कैन नॉट, बासमती राइस कैन नॉट बी इंक्रीज वेरी मच, यू कैन से विद इन 1 ईयर। ओके, तो क्या होगा? बासमती के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ओके, इंक्रीज एक्सपोर्ट्स लीड्स टू इंक्रीज डिमांड लीडिंग टू इंक्रीज प्राइस। ओके, अंडरस्टूड। नाउ अब बात आती है सप्लाई कम होने वाले फैक्टर्स की। लेट्स से आई ड्रॉ इट हियर, ये हमारा डिमांड था, ठीक है, ये हमारी सप्लाई थी। अब सप्लाई डिक्रीज होगी तो वो पीछे की तरफ मूव करेगी, S1, ये पीछे की तरफ। पहले प्राइसेस थे हमारे OP, सप्लाई डिक्रीज होने की वजह से इक्विलिब्रियम ऊपर शिफ्ट हो गया, OP1, मतलब प्राइस बढ़ गई। किस किस वजह से ऐसा हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, नेचुरल कैलामिटीज। एग्रीकल्चर के अंदर ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। लेट्स से prices of pomegranates. It is generally cultivated 3 times an year in Maharashtra and Madhya Pradesh area, Maharashtra area to be specific। और let's say हमारी डिमांड ऑफ पोमग्रेनेट से DD और सप्लाई थी SS साल 2019 की। ओके, तो उसका प्राइस था पोमग्रेनेट्स का 100 रुपीज़ पर kg रिटेल के अंदर, आपको दुकान पर 100 रुपये किलो मिल जाता है। लेकिन महाराष्ट्र में अनटाइमली रेंज की वजह से वहाँ पर यील्ड की इम्पैक्ट हुआ, वहाँ पर प्रोडक्शन नहीं हो पाया। ओके, पुअर प्रोडक्शन हुआ, तो क्या हुआ? सप्लाई घट गई, सेम डिमांड है, प्राइसेस के क्या होंगे? लेट्स से 150 रुपीज़ पर kg चला गया प्राइस। सो दिस इज हाउ नेचुरल कैलामिटीज अफेक्ट द सप्लाई। ओके, एंड दैट्स व्हाई अफेक्टिंग द प्राइस लेटर ऑन। अब बात आ गई रिड्यूस्ड इम्पोर्ट्स। अब इम्पोर्ट क्या है? इम्पोर्ट हम क्यों करते हैं? इम्पोर्ट हम करते हैं हमारी देश की डिमांड को पूरा करने के लिए। अंडरस्टूड। लेट्स से कमिंग टू पल्सेस की डिमांड हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इंडिया प्रोड्यूस भी बहुत करता है, लेकिन इंडिया को इम्पोर्ट करना पड़ता है। ओके, तभी जाके उसकी डिमांड पूरी होती है, तभी जाके उसकी डिमांड फॉर पल्सेस पूरी होती है। लेट्स से हमारी डिमांड फॉर पल्सेस थी DD, ओके, और सप्लाई फॉर पल्सेस थी SS। ओके, ये सप्लाई, इसके अंदर था डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्लस इंपोर्ट।
ओके, अब एकदम से क्या हुआ कि जो देश हमें बेच रहा था पल्सेस, उसने उसके वहाँ पर प्रोडक्शन नहीं, या फिर उसके वहाँ पर नेचुरल कैलामिटीज आ गई, या फिर और कोई रीज़न आ गई, उसे कोई और बेटर प्राइस दे रहा है, उसने वहाँ पर वो भेज दिया, हम पल्सेस की कंसाइनमेंट भेज दी, तो हमारे यहाँ की सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। हमारे यहाँ की सप्लाई रिड्यूस होगी तो हमारे यहाँ पर प्राइसेस बढ़ेगा। ओके, सिंपल, रिड्यूसेस सप्लाई, इंक्रीज प्राइस। ओके, अब बात आती है कैपिटल इक्विपमेंट या फिर मशीनरी की। फैक्ट्रीज में जो भी मशीनरी इस्तेमाल होती है हमारे यहाँ पर अलग अलग गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, अगर उनकी कमी हो जाए, ओके, ड्यू टू मेनी रीजंस, लेट्स से वन ऑफ द रीजंस कैन बी वो मशीनरी फॉरेन से आती थी हमारे पास, जिससे हम प्रोड्यूस करते थे अलग अलग चीज़ें। अब सडनली दैट कंट्री हैज स्टॉप सेलिंग दैट मशीनरी टू अस, तो उस मशीनरी की कमी होगी, वो मशीन नहीं होगी तो हम प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, हमारी सप्लाई कम होगी, डिमांड वही रहेगी, तो उसकी वजह से प्राइस बढ़ जाते हैं। अंडरस्टूड? कैपिटल इक्विपमेंट की अमाउंट कम होना, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज मशीनरी। और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री रिसोर्सेज, लेट्स से इस कैपिटल इक्विपमेंट के साथ स्किल्ड आदमी चाहिए उसे चलाने के लिए, उस मशीन को चलाने के लिए स्किल्ड आदमी चाहिए। ओके, अब उन स्किल्ड आदमियों की कमी हो जाना किसी न किसी रीज़न की वजह से, ओके, तो उसकी वजह से भी अगर आदमी नहीं होंगे तो मशीन कौन ऑपरेट करेगा, मशीन ऑपरेट नहीं कर पाओगे तो आपकी सप्लाई ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। एज सिंपल एज दैट, सप्लाई रिड्यूस होगी, प्राइसेस बढ़ेंगे। अंडरस्टूड? सो दिस इज अबाउट इन्फ्लेशन। डेफिनेशन क्या है, मेजर कैसे करते हैं, सिंपल थ्री थिंग्स कॉन्सेप्ट में, CPI 1995 का, 96 का, उन दोनों का एक फॉर्मूला है जो इन्फ्लेशन रेट बताता है आपको। ओके, कॉजेज क्या है, डिमांड को चेंज करने वाले, सप्लाई को चेंज करने वाले, इन दोनों को जो भी चीज़ अफेक्ट करेगी उनकी वजह से इन्फ्लेशन होता है। ओके, let's say I have not written these things here, chalo I'll make a new video for this thing, what are the different types of inflation, so this chapter will be finished after that video. Okay, so I hope you enjoyed, thank you very much.